दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। रमेश सिंह का जो इकोनॉमी का हमने लेक्चर सीरीज शुरू किया है इसको कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 8 आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है इसका फर्स्ट पार्ट ये रहेगा। चैप्टर नंबर 8 जो है वो डील करता है एग्रीकल्चर के साथ में। तो एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार आपने नोटिस किया होगा कि यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में एग्रीकल्चरल बेस्ड क्वेश्चंस इस बार बहुत पूछे गए थे। तो हम क्या करेंगे, इनको पार्ट्स बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। चैप्टर वैसे भी बहुत है, अपने आप में लेंदी है, और कोशिश करेंगे कि इसको जितनी डिटेल से हो सके, जिस जिस एंगल से हो सकता है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि रमेश सिंह ने जो एग्रीकल्चर पे जो टॉपिक डिस्कस किया है, जो चैप्टर इसका बेस्ड है, इसके अलावा भी अगर कहीं हमें दूसरे बुक से अगर कुछ रेफरेंस लेने की ज़रूरत पड़ी, दैट मीन्स कि अगर सेपरेट उस पर वीडियो बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, तो कोशिश करेंगे कि उनको भी डिस्कस कर लिया जाए। क्योंकि इस बार क्वेश्चन बहुत आए थे। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर बेस्ड इस बार क्वेश्चंस बहुत पूछे थे। तो अब ये कोई प्रिडिक्शन तो लगा नहीं सकते कि नेक्स्ट ईयर जो है किस सेक्शन से ज़्यादा पूछ लिया जाएगा, पर फिर भी हमारी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी तरीके से कोई चैप्टर जो टॉपिक जो है छूट ना जाए। तो कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम कवरेज हो सकता है इस पोर्शन का, एग्रीकल्चर सेक्शन का, उसको हम कवर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट जो रहने वाला है इसमें सिर्फ फैक्चुअल बातें जो हैं, सिर्फ जो नंबर्स हैं, सिर्फ नंबर्स में ही ये डील कर रहे हैं। ये जो पहले एक तो सेक्शन जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर के, सबसे पहले ये फीचर्स की बात करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा, उसका फीचर क्या है। तो ये कहते हैं कि इंडिया, ये मेरे पास बुक आई डेंट रिमेंबर कि कौन सा वर्जन है मेरे पास, इसका कौन सा एडिशन है इसका, तो उसका जो डेटा दिया हुआ था, आपने क्या करना है, और ये नोट्स भी बहुत पुराने हैं, तो आपने इन नंबर्स को क्या करना है, रीसेंट जो नंबर्स है ये क्या कहते हैं, इसके साथ इनको आपने कंपेयर करना है। ठीक है। तो ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर का जीडीपी के शेयर में अगर हम बात करें तो वो 14.1% है। और अभी के नंबर से भी अगर हम कंपेयर करके चले तो मेरा ख्याल है ये 14 से 16-17% के बीच में ही रहता है। तो एक दौर था जब आप देखते हो कि इसका परसेंटेज जो था जीडीपी में, अगर हम एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो 55.4% था, और हम बात कर रहे हैं 50s की। तो वो एक ऐसा टाइम था जब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा जीडीपी में देखने को मिलता था। तो इस पे डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि एग्रीकल्चर का शेयर जो है जीडीपी में, उसका ट्रेंड क्या रहा है। क्या वो शुरू से ही मतलब 14-15% का कंट्रीब्यूशन जीडीपी की रहा है, कि ये ट्रेंड जो था पास्ट में कुछ और देखने को मिलता है और अभी कुछ और देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपने इन चीज़ों को समझना है कि जो एग्रीकल्चर का जो शेयर था वो पास्ट में, अगर हम बात करें 50s के टाइम पीरियड में, तो वो आप देखते हो बहुत ज़्यादा इनका शेयर था अगर हम बात करें जीडीपी के कंट्रीब्यूशन को लेके। और उसके बाद यहाँ पे इस बुक में बात की गई है कि लगभग 50 से 60% जो लोग हैं उनका डायरेक्ट लाइवलीहुड जो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको देखने को मिलता है। अब ये नंबर्स भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अगर अभी के साथ अगर आप कंपेयर करके चलो तो लगभग 45 से 50% के लोग जो हैं अभी भी डायरेक्टली एंगेज्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इस तरीके से नंबर्स ये इतने भी ऑब्सोलेट नहीं हुए हैं। तो अभी के टाइम के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये बहुत कुछ रेलेवेंट ही है। और जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो सबसे एक ख़ास बात जो इस सेक्टर से जुड़ा हुआ है वो ये है कि इस पे किसी तरीके का इनकम टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि क्या इंडिया में एग्रीकल्चरल जो इनकम है, क्या उस पर पर्सनल इनकम टैक्स जो होता है वो इम्पोज किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो इस पर किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स का प्रोविज़न अभी तक तो इंडिया में नहीं है। और जब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो सबसे ज़्यादा जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। ठीक है। लगभग 90% जब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो 90% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको देखने को मिलते हैं। तो इन ए नटशेल आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर इज़ ए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है जी। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या बातें की गई है, कौन से फैक्ट्स पे बात की गई है। यहाँ पे बुक में ये लिखा गया है कि इंडिया जो है आज के टाइम में हम टॉप 15 के एक्सपोर्टर कंट्रीज़ के लिस्ट में आते हैं। हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। तो हम लगभग लीडिंग कंट्रीज आप कह सकते हो जो कि एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट में डील करती हैं, उनमें भी हमारा नाम जो है आता है। और अगर 2011 के आंकड़े की अगर हम बात करें तो आप देखते हो कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट का शेयर है वो वर्ल्ड में एग्रीकल्चरल जो ट्रेड हुआ
उसका 1.7% था। और लगभग अगर नंबर्स की बात करें तो लगभग $23.2 बिलियन का इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर का। और अगर उसी साल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लगभग इतने ही नंबर्स का हमने इंपोर्ट भी कर लिया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो दोनों हैं वो नंबर्स में ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल नहीं रहा है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि ज़्यादा प्रॉफिट हमें हो नहीं रहा है, पर स्टिल क्योंकि हम सरप्लस ही हैं, क्योंकि इस केस में अगर हम देखें एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के बीच में, तो इंपोर्ट जो है हमारा एज़ कम्पेयर टू इंपोर्ट जो है हमारा एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट ये कम ही है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव ही नंबर्स हैं और इसके लिए हमें ज़्यादा वॉरी नहीं होना चाहिए। नंबर जो हैं ये फेवरेबल ही है इंडिया के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो दूसरे सेक्टर्स को एक स्टिमुलस प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। और हम उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात कर रहे हैं जिनको कि डायरेक्ट रॉ मटेरियल जो है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जाता है। ठीक है, तो बहुत से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेस्ड आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेके चलें, शुगर मिल हो गया, कॉटन मिल हो गया, तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आप कह सकते हो एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी देखने को मिलेगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कहीं ना कहीं चाहिए, चाहे इनका परसेंटेज जो है जीडीपी में अगर हम देखें चाहे वो कम हो गया है, लेकिन फिर भी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन तो है ही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर का जो इंपॉर्टेंस है इसको हम नेगलेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और नेगलेक्ट हम इसलिए नहीं कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट नंबर जो है ये वाले जो नंबर्स देख रहे हो आप, लगभग 50% के करीब अगर पॉपुलेशन डिपेंडेंट है किसी एक सेक्टर पे, तो स्वाभाविक सी बात है उसका इंपॉर्टेंस जो है उसको तो हम बिल्कुल ही नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे एक फैक्ट बात की गई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अगर मान लीजिए 1% से ग्रो करता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर अगर 1% से ग्रो करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.5% से आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा और 0.7% जो है इंक्रीज इन नेशनल इनकम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, चलिए। और उसके बाद यहाँ पे बात की गई है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की। तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में अभी आप जितना कर रहे हो उसमें अगर 1% इंक्रीज़ हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लगभग आपको 8500 करोड़ रुपीज़ जो हैं इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करोड़ जो है आपने ऐड कर लेना है। तो ये आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में 1% का इंक्रीज़ होता है तो कितना बेनिफिट जो होगा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और कलेक्टिवली हम कह सकते हैं इंडिया का इसका कितना बेनिफिट होगा। लेकिन फिर भी एक सैडेस्ट जो पार्ट है हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम का वो ये है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है उतने स्तर पे हुआ नहीं। और इस बात को मैं क्यों यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि 66% जो आपके फार्मर्स है अभी भी कहीं ना कहीं ये मानसून पे डिपेंडेंट है। दैट मीन्स कि वो इरिगेशन का जो कंसेप्ट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ पूरे इंडिया में। दैट मीन्स कि स्टिल 66% ऑफ आवर फार्मर्स दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन मानसून। तो कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस जो है इंडिया की उसकी और इशारा कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनफैक्ट 3 टर्म्स हैं जो कि अक्सर ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहते हैं। जैसे कि खरीफ वर्ड हमने सुना होगा, राबी वर्ड भी हमने सुना होगा। तो ये खरीफ, राबी और ज़ईद एक हमने टर्म सुना है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये क्रॉपिंग सीजन्स हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से क्रॉपिंग सीज़न है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, और यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स का यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। और इस पे चलिए नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो खरीफ और राबी क्रॉप की अगर हम बात करें तो ये क्रॉप जो है, ये टर्म जो है, माफ़ कीजिएगा, ये टर्म ना सिर्फ इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि ये सेम टर्म जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी यूज़ किया जाता है। ओह, तो मतलब दिस इज़ समथिंग नॉट वेरी इंटरेस्टिंग और समथिंग नॉट वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि ये कुछ मतलब अलग थोड़ी है, मतलब अलग से तो नहीं आया ना ये कंट्रीज, मतलब कि दे वर द पार्ट ऑफ ग्रेट नेशन इंडिया। तो मतलब दिस माइट नॉट सरप्राइज यू। ऐसा मतलब बुक में ऐसा लिखा हुआ था कि खरीफ एंड रबी अपार्ट फ्रॉम इंडिया, यू नो, दिस टर्म इज़ यूज्ड इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एज वेल। तो ऐसा लगा कि है मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी मतलब कि दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर विच वी नीड टू बी सरप्राइज्ड। चलिए, तो हम नज़र डालते हैं सबसे पहले खरीफ क्रॉपिंग पे। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का। और
ये डिपेंडेंट किस पे होता है, ये साउथ वेस्ट या फिर आप कह सकते हो समर मानसून जो है इस पर डिपेंडेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये टर्म्स जो है ये याद रखना है। टेक्निकल जो टर्म्स है ना उस पर यूपीएससी अक्सर सवाल पूछेगा। ये सिंपल, ये सब जो टर्म्स अभी तक हमने देखा उसमें से ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट था नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करें जो राबी क्रॉप है, तो राबी क्रॉप जो है इसका टाइम पीरियड क्या होता है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। और ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, नॉर्थ ईस्ट रिटर्निंग और विंटर मानसून पे, आपने याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे ना एक बुक में बात नहीं लिखी थी, यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ और आप इस पे कमेंट जरूर करना कि ये यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ ये अप्रोप्रिएट है इस केस में कि नहीं। देखिए जब राबी की बात करते हैं दैट मीन्स हम वीट की बात करते हैं, मतलब कि नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो वीट का कल्टीवेशन किया जाता है। और नॉर्दर्न इंडिया की जहाँ तक बात है और मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की, पंजाब हरियाणा और राजस्थान और वेस्टर्न यूपी की अगर हम बात करें, तो यहाँ के जो रीजन्स हैं ना उनको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम बात करें राबी क्रॉपिंग की, एक वेदर टर्म जो है वो बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि जब हम राबी क्रॉप की बात करते हैं तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, क्या वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन स्टेट जो है क्या वो राबी क्रॉपिंग की ग्रो में मदद करते हैं कि नहीं करते हैं, अदर देन दीज टू टर्म्स प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। चलिए अब हम देखते हैं कि ये ज़ईद क्रॉपिंग क्या होती है। तो इन दोनों ये जो फसल है इसके बीच का एक टाइम पीरियड, एक बड़ा छोटा सा टाइम पीरियड होता है मार्च से लेकर जून तक का, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उसको ज़ईद क्रॉपिंग कहते हैं। और इसमें कौन से फसल होते हैं, वाटरमेलन्स टाइप ये जो है ना फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए ये अरेबिक वर्ड जो है ये कहाँ से आया, माफ़ कीजिएगा, ये जो खरीफ वर्ड है ना जो, ये आया है अरेबिक वर्ड से, इसका मतलब होता है ऑटम, ठीक है, आपने याद रखना है। और जो ये राबी वर्ड है इसका मतलब था स्प्रिंग, ठीक है, तो ये भी हमने याद रखना है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स है, अब यहाँ पे आपको मैं बताते चलूँ कि ये जो एग्जांपल्स है ना ये बुक में लिखे हुए थे, जितने बुक में लिखे हुए थे सिर्फ मैंने उसको ही कवर किया है। तो आपने क्या करना है कि जब यहाँ तक आप पहुँचोगे ना, जब आप नोट्स बनाओगे तो आपने कोशिश ये करनी है कि खरीफ क्रॉप में ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसके अलावा जितने भी और पॉसिबल यहाँ पे अगर आपको लिस्ट अगर मिल जाए किसी इंटरनेट के किसी भी सोर्स से, किसी बुक से, तो आपने उसकी लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। सिमिलरली आपने राबी का जो है इसका भी लिस्ट बना लेना है। आपने क्या करना है, अब ये कुछ ऐसा तो कोई है नहीं कि मैं नाम ऐसे रिपीट करूँगा इन वन बाय वन इनको तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। ये तो मतलब कि आपको खुद ही इसको रटने पड़ेंगे, ठीक है, कोई ट्रिक जो है आपको खुद यूज़ करना पड़ेगा। बस आपने करना क्या है कि इनके साथ में और जो जितने क्रॉप्स हैं उनको ऐड कर लेना आपने, ठीक है। क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इस साल का जो प्रीलिम का आपका क्वेश्चन पेपर था शायद उसमें भी पूछा गया था कि ब्लैक ग्राम जो है वो मतलब कि एक राबी क्रॉप है कि ज़ईद क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है, इस तरीके से शायद मुझे जहाँ तक याद है क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपने क्या करना है कि इसके अलावा भी आपने और कुछ भी जितना कहीं से भी ऐड हो सके आपने ऐड जरूर करना है। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया की फूड फिलॉसफी जो है ना वो क्या है। तो देखिए इंडिया की फूड फिलॉसफी या फिर कह लीजिए एग्रीकल्चरल फिलॉसफी जो है वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, हम इसको 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज़ जो था आपका वो था आपके पहले 3 डेकेड से थे इंडिपेंडेंस के बाद में। तो इस पीरियड में आपको क्या देखने को मिलता है, इस पीरियड में जो हम एम लेके चलते हैं वो हमारा एम ये था कि कम से कम फिजिकल एक्सेस ही हो जाए, फिजिकल एक्सेस को अचीव कर लें, बस यही हम एम लेके चले थे। अब ये फिजिकल एक्सेस क्या है, फिजिकल एक्सेस का मतलब होता है कि जितना रिक्वायर्ड प्रोडक्शन चाहिए अपनी पॉपुलेशन को, मतलब कि सस्टेन एक लाइफ जीने के लिए, बस उतना प्रोडक्शन कर लें, उसको क्या कहते हैं, उसको फिजिकल एक्सेस कहते हैं। और रिजल्ट क्या था, फर्स्ट फेज़ जो था जो हमने एम रखा था कि कम से कम हमारी पॉपुलेशन के लिए तो कम से कम उतना प्रोडक्शन कर लें, तो क्या वो अचीव हमने किया कि नहीं किया, बिल्कुल। ये जो हम टारगेट लेके चले थे हमने बिल्कुल इसको अचीव किया, एंड थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है जी। तो अब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये ग्रीन सेक्शन था, कुछ 3-4 फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। चलिए उसके बाद सेकंड फेज़ जो आता है आपका, सेकंड फेज़ क्या था, सेकंड फेज़ जो था उसमें हमने टारगेट ये रखा कि हमने क्या करना है, न सिर्फ फिजिकल एक्सेस को अचीव करना है, अब हमें क्या करना है, कमर्शियल क्रॉपिंग करनी है, ठीक है। दैट मीन्स कि इकोनॉमिक एक्सेस जो था वो हम एम लेके चले थे, और इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला था, लगभग हमने इसको भी अचीव कर लिया। और ये कैसे हमें पता चलता है, आप देखते हो कि
2002 में वीट के एक्सपोर्ट की जहाँ तक बात की जाए तो उसमें इंडिया का नंबर 7th आता है। दैट मीन्स कि एक टाइम पीरियड था जब हम सिर्फ फिजिकल एक्सेस पे काम करते थे, लेकिन बाद में हमने कमर्शियल क्रॉपिंग भी करनी शुरू की। ठीक है जी, तो ये जो टारगेट हमने सेट किया था ये भी हमने अचीव किया, लेकिन एक टाइम ऐसा था, 90s का दौर एक ऐसा था जहाँ पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं हमारी फूड प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है। और समय तो एक ऐसा आ गया था कि फिजिकल एक्सेस जो है इसको भी मेंटेन करके रख पाना वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने बहुत इम्प्रूवमेंट किया और उसका रिजल्ट जो है 2002 में आप देखते ही हो। फिर थर्ड फेज़ आता है। थर्ड फेज़ जो है अभी की बात कर सकते हैं हम, थर्ड फेज़ की अभी बातें चल रही हैं कि थर्ड फेज़ में हमारा जो एम है ना वो है इकोलॉजिकल एक्सेस का। ठीक है, इकोलॉजिकल एक्सेस क्या है कि हमने कमर्शियल क्रॉपिंग भी कर ली, फिजिकल एक्सेस जो है ये भी हमने अचीव कर लिया, ये सब कुछ साथ साथ में चीज़ें चल रही हैं। अब हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहिए, और एक स्टेप आगे बढ़ के हम कहाँ जाएंगे, हमने अचीव करना है इकोलॉजिकल एक्सेस। तो इकोलॉजिकल एक्सेस क्या है कि इन्वायरमेंट का किसी तरीके से कोई भी डिग्रेडेशन उसमें ना देखने को मिले। ठीक है, और ये हम कैसे अचीव करेंगे, ये हम अचीव करेंगे थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो एक दो लाइनें ऑर्गेनिक फार्मिंग के संदर्भ में भी अगर लिख दोगे कमेंट सेक्शन में तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है अभी तक तो यही डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी से कल को कोशिश करेंगे कि इसको फिनिश कर लिया जाए। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।